नमस्कार। आज हम यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले टोटल 7 चैप्टर जो है आप सभी के लिए मैंने अपलोड कर दिए हैं और अब हम यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेटाबेस कंसेप्ट। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको डेटा क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसी प्रोसेसिंग होती है और उनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स सारी की सारी आपको क्लीन करवा दी थी। चलिए, अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं जो कि है डेटाबेस कंसेप्ट। तो डेटाबेस आपको पता होगा, रिलेटेड डेटा का जो समूह होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। तो आप इसको समझने के लिए सबसे पहले इस तरीके से आप समझें कि मान लीजिए एक रेलवे डिपार्टमेंट है, ठीक है, और एक रोडवेज डिपार्टमेंट है। अब रोडवेज डिपार्टमेंट के पास में इनके जो भी एम्प्लॉयज है उनका डेटा है, इनके पास में जो भी बसें हैं, ठीक है, यानी जो भी इनके पास एसेट्स हैं उनका डेटा इनके पास में है, या अदर और भी इनके पास जो एक्टिविटीज होती है उनका इनके पास डेटा है। इसी प्रकार रेलवे की जो भी एम्प्लॉयज है उनका इनके पास डेटा है, जो भी एसेट्स हैं उनका भी डेटा इनके पास है, या अदर जो भी इनके पास जो इनकी वर्किंग कंडीशंस होती है उस हिसाब से इनके पास कुछ और डिपार्टमेंटल डेटा इनके पास में जो है मौजूद है। अब मुझे आप यहाँ पर यह बताएं कि क्या रेलवे के डिपार्टमेंट के अंदर जो यहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका डेटा क्या रोडवेज के काम आएगा क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये इनके काम आएगा ही नहीं। इसी प्रकार से मैं बात करूं, क्या रोडवेज के कोई भी इनमें से कोई भी एक डेटा इस रेलवे के काम आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या कह सकता हूं मैं कि यहां पे ये जो डेटा है वो रिलेटेड डिपार्टमेंट का जो डेटा है, यानी इस रोडवेज का जो डेटा है इसका, वो इसके लिए क्या होगा, इसका डेटाबेस होगा। क्या होगा? डेटाबेस होगा। इसी प्रकार से रेलवे के अंदर अगर बात करें तो रेलवे के एम्प्लॉय का जो डेटा है वो रेलवे का क्या है, डेटाबेस है। तो मेरा यहां पर कहने का मतलब यह है कि रिलेटेड डेटा का जो ग्रुप है उसको अपन यहां पर किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम यहां पर जो है डेटाबेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेटाबेस के नाम से जानते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा, कई बार ऐसे जब कुछ इंफॉर्मेशन लीक वगैरह हो जाती है तब बोला जाता ना कि भाई फेसबुक का डेटाबेस लीक हो गया है। तो मतलब है कि उस फेसबुक का रिलेटेड जो डेटा था ना वो क्या हो गया, लीक हो गया, या बाहर किसी ने यहाँ पर जो है अनऑथराइज तरीके से वायरल कर दिया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डेटाबेस के इंट्रोडक्शन को लेकर। तो क्या कहता है डेटाबेस का इंट्रोडक्शन? डेटा मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंटली हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जो आपका डेटा मैनेजमेंट होता है उसका यूज करते हो हम यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट जो मतलब जो डेटा मैनेजमेंट है वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्रोसेस के रूप में जानते हैं जो बड़ी जो यानी लार्ज अमाउंट में जो इंफॉर्मेशन होती है ना उसको हैंडल करने के लिए यूज होता है। तो ट्रेडिशनली देखो क्या लिखा, ट्रेडिशनल manual record keeping method such as maintaining physical registers and inefficient error prone। यानी इसका मतलब कह रहा है कि ट्रेडिशनल जो मैनुअल रिकॉर्ड है, ठीक है, ट्रेडिशनल मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग मेथड जैसे आपके फिजिकल रजिस्टर मेंटेन करना है, इनएफिशिएंट और एरर को प्रॉन्स होते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती है। एग्जांपल के लिए अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो एक स्कूल है उसमें अगर मान लो 50 स्टूडेंट का अटेंडेंस 26 वर्किंग डे के लिए मेंटेन करना हो तो हर महीने 1300 मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, टीडीएस और एररलेस मतलब एरर बेस हो सकता है। भाई अगर उसको एक एक करके अगर आप कर, तो क्या पता किसी बच्चे का जो अटेंडेंस है वो आप यहाँ पर जो है उसको एब्सेंट की जगह पर आप प्रेजेंट कर सकते हो या प्रेजेंट की जगह एब्सेंट कर सकते हो। कोई एरर भी आ सकती है, डेटा भी लॉस हो सकता है, या कंसिस्टेंसी भी बिगड़ जाए कि भाई रोल नंबर 6 का डेटा आपने क्या पता 5 के अंदर इंसर्ट कर दिया हो। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। तो मैनुअल जो आपके रिकॉर्ड कीपिंग होती है उसकी लिमिटेशंस होती है इसके अंदर पे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या हो सकती है, देखो पहला डेटा डुप्लीकेशन एंड इनकंसिस्टेंसी। मैनुअल रिकॉर्ड ऑन लीड टू एरर इन स्टूडेंट नेम्स एंड रोल नंबर। यानी यहां पर अगर बात करें मैनुअल एंट्री से स्टूडेंट का जो नेम और रोल नंबर है उसमें मिस्टेक हो सकती है। इसके अलावा देखो दूसरा डेटा लॉस और डैमेज का इश्यू है। रजिस्टर्स कैन मिसप्लेस्ड और डिस्ट्रॉयड। अगर मान लो जिस रजिस्टर में एंट्री की जा रही थी अगर वो रजिस्ट्री मान लो कि कोई कट फट गया या गुम हो गया तो फिर आपके सारा डेटा चला गया, उसमें डैमेज हो गया आपका। लिमिटेड एक्सेस और मॉडिफिकेशंस की बात करें तो इसमें मैनुअली डेटा सर्च करने और अपडेट करने का टाइम जो होता है ना वो कंज्यूमिंग होता है इसमें मैनुअली अगर आप डेटा को सर्च करोगे, भाई मान लो आपकी स्कूल के अंदर एक कोई बच्चा है जिसको सर्च करना है, आपके पास मान लो 6 से 7 रिकॉर्ड्स है, ठीक है, रजिस्टर्स है, तो उनमें उस बच्चे का पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर आप एक हॉस्पिटल का भी एग्जांपल, दो एग्जांपल मैंने ऐड किया है, ठीक है। एक हॉस्पिटल अगर मान लो कि पेशेंट रिकॉर्ड फाइल में मेंटेन करे और कोई फाइल खो जाए तो पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री जो है वो क्या हो सकेगा, लॉस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से लाइब्रेरी का भी हो सकता है। तो ये अभी हमने खाली एक इसका बेसिक इंट्रो देखा है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे इसके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं फाइल सिस्टम क्या है। देखो
हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, एज अ फाइल सिस्टम के रूप में स्टोर हो रहा है। तो देखो, फाइल सिस्टम इज अ मेथड फॉर स्टोरिंग, ये डेफिनेशन है, ध्यान रखना। फाइल सिस्टम इज अ मेथड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन अ फाइल on a computer. Each file can contain different type of information such as text, image और प्रोग्राम कोड। यानी इसका मतलब है कि फाइल सिस्टम जो होता है वो एक ऐसा मेथड होता है जो कंप्यूटर में डेटा को फाइल्स में यहाँ पर जो है मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज होता है। हर फाइल में अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को रखी जा सकती है और वो फाइल टेक्स्ट हो सकती है, इमेज हो सकती है या प्रोग्राम हो सकती है। फाइल सिस्टम एक ऐसा मेथड होता है जो कंप्यूटर में डेटा और फाइल में स्टोर, मतलब डेटा आपका हो गया, ठीक है, तो उसको यहाँ पर फाइल में स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए अपन यूज करते हैं। तो हर फाइल में क्या होता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे आपकी कोई डेटा है जो आपने कुछ लिख के टाइप किया है तो वो क्या टेक्स्ट डेटा हो गया। आपने किसी की फोटो क्लिक की है, आपके पास कोई इमेज डाउनलोड हुई है, या आपने कुछ प्रोग्राम लिखा है किसी, जैसे पाइथन के अंदर लिखा, तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है, वो फाइल सिस्टम के अंदर आ जाती है। अब फाइल सिस्टम की लिमिटेशन मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा कि ये परीक्षा में आने के लिए 100% तैयार है, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम। ठीक है, तो फाइल सिस्टम की क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है उसको हम यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फाइल सिस्टम की पहली लिमिटेशन आ जाती है, वो है आपकी डिफिकल्टी इन एक्सेस, यानी एक्सेसिंग डेटा रिक्वायर्ड सेपरेट एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी डेटा एक्सेस करने के लिए आपके पास अलग अलग प्रोग्राम होने चाहिए, अलग अलग एप्लीकेशंस होनी चाहिए। जैसे फोटोशॉप की ओपन करनी है फाइल, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फोटोशॉप एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा था नहीं कि आप उसको नोटपैड में ओपन कर लोगे। इसी प्रकार से एमएस वर्ड की फाइल है तो आप क्या कर सकते हो, वो आप एमएस वर्ड में जो ओपन कर सकते हो। ऐसा था नहीं कि आप उसको फोटोशॉप या दूसरी फाइल में ओपन कर दो ऐसे। दूसरा आता है डेटा रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि सेम डेटा मल्टीपल फाइल में स्टोर आप कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका स्टोरेज वेस्ट होगा। भाई क्या है कि आपने कुछ स्टूडेंट का डेटा ऑलरेडी एक फाइल में डाल रखा है और आपने मान लो कि एक उसको और एक किसी दूसरे फाइल में स्टोर किया, तो इससे क्या होगा, बेफालतू का आपका डेटा स्टोरेज बढ़ गया ना उसका। अगला था डेटा इनकंसिस्टेंसी। ये क्या होता है, डुप्लीकेट डेटा कैन लीड टू मिसमैच्ड व्हेन अपडेटिंग। यानी जब आप, अगर मान लो कि आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है, डुप्लीकेट डेटा अपडेट करने पर आप क्या कर सकते हो, मिसमैच हो सकते हो। जैसे मैं यहां पर बताऊं आपको कि मान लीजिए कि ये डिपार्टमेंट 1 है और ये डिपार्टमेंट 2 है, ठीक है। इन दोनों के पास में यहां पर जो डेटा है, या आपके पास में कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर है उसके अंदर यहां पर सेम नाम की, यानी एक डेटा है, एक फाइल है जिसके अंदर आप कुछ स्टूडेंट्स का डेटा जो है अपडेट करते हैं। अब ये फाइल जो है यहाँ पर कैशियर के पास में, मान लो कि प्रिंसिपल के पास में भी है, और ये फाइल मान लो कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पास में भी है। अब दोनों के पास में यहाँ पर एक बच्चे का डेटा है जो कि इस प्रकार से दिव्या नाम से। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर इसका नाम है दिव्या सोनी, और यहां पर जो डेटा, यानी यहां पर जो दिव्या थी, ठीक है, यहां पर भी दिव्या सोनी था। लेकिन बाद में दिव्या ने आके क्या किया कि भाई, दिव्या ने आके प्रिंसिपल मैम को बोला कि मेरा यहाँ पर जो सरनेम है सोनी, उसको आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, क्योंकि मेरी जो 10th की मार्कशीट है उसमें ऐसा नाम नहीं है, खाली दिव्या है। तो इन्होंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। यहां से तो हट गया, और ये इस फाइल में तो दिव्या बोला, लेकिन इस फाइल में अभी भी क्या है ना, वो दिव्या सोनी है। तो इस स्थिति में यहां पर कह रहा है कि इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। तो ये चीज जो होती है वो ये किसके अंदर आती है, वो आती है डेटा इनकंसिस्टेंसी के अंतर्गत। यानी डुप्लीकेट डेटा होने की वजह से डेटा मिसमैच हो सकता है। अब आता है डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन मतलब क्या होता है, रिलेटेड फाइल आर नॉट लिंक्ड मेकिंग रिट्रीवल हार्डर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रिलेटेड फाइल लिंक नहीं होती, इसमें रिट्रीवल मुश्किल हो जाता है। मुश्किल का मतलब होता है कि भाई दो फाइलों में अलग अलग जगह पर आपका डेटा मान लो अलग अलग जगह पर है, जिसमें एक फाइल में उस स्टूडेंट का एक फाइल है, उस फाइल में स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो है पर्सनल डिटेल्स स्टोर है, और दूसरी फाइल में यहाँ पर मान लो कोई उसका कोई रिलेटेड डिपार्टमेंट का डेटा स्टोर है। अब यहाँ पर अगर ये दोनों आपस में लिंक नहीं है तो क्या कंप्लीट डेटा प्राप्त कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो इस जो होता है वो होता है डेटा आइसोलेशन। यानी फाइल्स का आपस में लिंक नहीं होने के कारण वो जो है इंफॉर्मेशन उनकी जो है वो हमें एक्सेस करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फाइलों से डेटा लेना पड़ेगा। फिर आता है डेटा डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी मतलब होता है चेंज फाइल स्ट्रक्चर रिक्वायर मॉडिफाइंग प्रोग्राम। यानी ये कह रहा है डेटा डिपेंडेंसी में कि अगर आप फाइल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो फाइल स्ट्रक्चर चेंज होने पर प्रोग्राम भी मॉडिफाई करना पड़ता है। अगर आपने फाइल के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज हुआ तो आपके सामने आने वाला आउटपुट का भी स्ट्रक्चर जो होगा ना वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा ऐसे। फिर आता है लिमिटेड डेटा शेयरिंग। इसका मतलब क्या है, लिमिटेड डेटा शेयरिंग के अंदर यूजर कैन नॉट सेट स्पेसिफिक एक्सेस परमिशन। आप प्रत्येक फाइल के लिए कोई अलग से एक्सेस परमिशन जो होता है वो सेट नहीं कर सकते हो, डेटा के लिए ध्यान रखना, ठीक है। यूजर स्पेसिफिक एक्सेस परमिशन सेट नहीं कर सकते इसमें कि भाई इस डेटा को ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ये चीज आपके पास नहीं होगी, ठीक है। नीचे कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, यहां पर ध्यान रख लेना। जैसे मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी यूजिंग MS Excel
ठीक है, ए कंपनी यूजिंग एक्सेल सीट टू स्टोर एम्प्लॉय डिटेल्स फेसेस डिफिकल्टी इन सर्चिंग एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड्स एक्सेस मल्टीपल फाइल्स। ये कह रहा है कि एक कंपनी अगर एक्सेल फाइल में एम्प्लॉय डिटेल स्टोर करती है तो मल्टीपल फाइल से रिकॉर्ड को सर्च करने और अपडेट करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। भी डिपार्टमेंट का डेटा अलग फाइल में है, पर्सनल डिटेल अलग है, प्रोडक्शन का डेटा अलग है, तो फिर इन तीनों में से सर्च करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये फाइल सिस्टम की लिमिटेशन होती है, रट लीजिएगा, ये परीक्षा में आपको जरूर पूछेंगे वो, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहां पर होने वाला है। तो डिफिकल्टी होती है डेटा को एक्सेस करने में, डेटा रिडंडेंसी मतलब सेम डेटा अगर मल्टीपल फाइल में हो तो स्टोरेज का वेस्टेज होगा। डेटा इनकंसिस्टेंसी कब होगी, जब डेटा डुप्लीकेट अलग अलग जगह पर होगा तो अपडेट करने से यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। आइसोलेशन से क्या होता है कि अगर मान लो कि वो जो फाइल्स है वो रिलेटेड जो फाइल्स है वो आपस में लिंक नहीं हुई तो आपको डेटा को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगी। डेटा डिपेंडेंसी मतलब अगर आप कोई भी डेटा के अंदर चेंजेस करते हो तो उसका रिलेटेड प्रोग्राम आपके पास होना आवश्यक है। फोटोशॉप के अंदर अगर आप चेंज करना है तो फोटोशॉप का एप्लीकेशन आपको पास होना जरूरी है। फिर आते हैं लिमिटेड डेटा ही शेयर कर सकते हो, आपके पास परमिशन एक्सेस करने के लिए अलग से नहीं लगा सकते हो। अब बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। अभी तक तो हमने फाइल सिस्टम और डेटा के बारे में पढ़ा था, अब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस के बारे में बात करते हैं। तो इसको समझने से पहले आप इस प्रकार से समझिए कि एक सर्वर है, उस सर्वर पे मान लो कि मैंने एक डेटा अपलोड कर दिया किसी का, ठीक है। ये डेटा कुछ इस प्रकार से कि एक नेम है, ठीक है, ये एक नेम है जिसका नाम है जया, ठीक है। इसके अलावा यहां पर क्लास की बात करते हैं और इसकी क्लास है यहां पर मान लो 12th, एक क्लास है जो कि है 12th, ओके। और यहां पर मान ले कि सिटी की बात करते हैं तो ये है जोधपुर। अब मान लीजिए कि यहां पे ये डेटा मैंने अपडेट कर दिया, बाद में क्या है कि जया आती है, जया कहती है कि भाई सर यहां पर मेरी जो सिटी है वो मतलब मैंने जो है गलती से इसके अंदर जो है अपडेट करवाई, या आपकी गलती से यहां पर जोधपुर हो चुकी है। मैं चाहती हूं कि इसके अंदर जो नाम है वो जोधपुर की जगह सिटी का नाम जयपुर हो जाए, जयपुर हो जाए, ठीक है। अब ये देखो इसने अपडेट करवाया। अब बाद में देखो मान लो कि यहां पर एक फादर्स नेम जो है ना वो यहां पर नाम ऐड करवाया नहीं था, तो बाद में आके जया कहती है कि सर यहां पर इसके नीचे यहां पर जो है या इस डिटेल के साथ मेरे फादर्स नेम ऐड कर दीजिए। तो देखो यहां पर जया ने यहां पर तो अपडेट करवाया था, फादर्स नेम क्या करवा रही है वो ऐड करवा रही है, इंसर्ट करवा रही है, ठीक है। बाद में आती है जया कहती है कि सर अब मेरी क्लास 12th क्लियर हो चुकी है, या हम खुद देखेंगे भाई जया नाम की स्टूडेंट थी उसका क्लास 12th पूरा हो चुका, तो हम लोग क्या करेंगे इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। तो हो क्या रहा है कि एक सर्वर पर जब एक डेटा को अपलोड कर दिया जाता है तो उस पर अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है, ऐड हो गया। तो ये जब अलग अलग ऑपरेशन हो रहे हैं तो इनको मैनेज करने के लिए यानी इनको हैंडल करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रकार के जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का यूज होता है उन्हीं को क्या कहते हैं हम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको अगर पूछ लिया जाए डीबीएमएस क्या होता है, आप बताओगे डीबीएमएस का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर आप बताओगे ये डेटा पर होने वाले अलग अलग ऑपरेशन, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट को क्या करता है, हैंडल करने का काम करता है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ, डीबीएमएस ओवरकम फाइल सिस्टम लिमिटेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू अ स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। अब आपको पता हो तो मैंने डेटा के 3 टाइप बताए थे, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और एक था सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड जो था वो आपके प्री डिफाइंड फॉर्मेट यानी टेबल वगैरह के अंदर स्टोर करता था। अनस्ट्रक्चर्ड जो था वो डेटा को वेब पेजेस और जो भी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है उसमें स्टोर करता था। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या था, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो यहां पर क्या कह रहा है कि यहां पर जो डीबीएमएस होता है वो फाइल सिस्टम की लिमिटेशन को ओवरकम करता है और डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में क्या करता है, स्टोर करता है। तो यूजर एफिशिएंटली डेटा को क्रिएट करने, स्टोर करने, मैनेज करने और रिट्रीव करने का कार्य इनके थ्रू कर सकता है, ध्यान रखना। तो डेटाबेस होता है उसका यूज करते हुए आप डेटा को स्टोर करने के बाद उसको वापस रिट्रीव कर सकते हो, उसमें कुछ और नया डेटा क्रिएट कर सकते हो या डेटा को वापस रिट्रीव कर सकते हो। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। अब यहां पर था कि आप पहले फाइल सिस्टम चलाते थे लेकिन अब आप डीबीएमएस यूज कर रहे हो, तो डीबीएमएस के क्या क्या एडवांटेजेस है वो देखते हैं अपन। तो डीबीएमएस के एडवांटेजेस की बात चल रही है। पहले आता है यहां पर आपके डीबीएमएस के पहले आती है डीबीएमएस इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है आपका कुछ रूल्स, ठीक है, एक्यूरेट डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो देखो डेटा इंटीग्रिटी और एक्यूरेसी का मतलब होता है रिड्यूस इनकंसिस्टेंसी बाय एनफोर्सिंग कंस्ट्रेंट, यानी कुछ रूल्स है। यहां पर ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रेंट, आप कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शंस जिसको आप हिंदी में प्रतिबंध भी कहते हैं
यानी आप जैसे मान लो आप किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे या पर आप मान लो कोई कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो वहां पर कुछ लिमिटेशंस होती है भाई, आपके लिए रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि भाई जो एम्प्लॉय है उसका टाइमिंग इतने से इतने बजे तक ही होगा, एम्प्लॉय कभी भी मैनेजर का डेटा नहीं देख सकता है। या स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में एक जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ऑफिस के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसका पता नहीं कर सकता है। तो मतलब लिमिटेशन होती है आपके लिए भाई कि आपको ये ड्रेस कोड फॉलो करना जरूरी है, तो आपको एक लिमिटेशन के अंदर बांध दिया गया है। अब आप उस लिमिटेशन को फॉलो करोगे तभी तो आप उस स्कूल का हिस्सा माने जाओगे, नहीं तो कैसे माने जाओगे। तो यही जहां पर आपका क्या होता है, इसके अंदर पहला एडवांटेज होता है कि डेटा की इंटीग्रिटी रहती है इसमें, ठीक है, मतलब डेटा के ऊपर आप प्रतिबंध लगा सकते हो। इसके अलावा डेटा की एक्यूरेसी जो होती है वो बेटर होने से क्या होती है कि आप उसको और ज्यादा बेटर वे में क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। दूसरा आता है यहाँ पर एफिशिएंट डेटा रिट्राइवल। इसका मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरिंग, स्पीड अप सर्चेज। तो दूसरा पॉइंट जो होता है उसका मतलब है कि भाई आप डेटा को क्या करते हो, स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर कर रहे हो, यानी आपका डेटा क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर है। तो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होने से क्या हो रहा है कि भाई आप उसमें ढूंढना आपके लिए क्या आसान हो गया। भाई देखो मैं आपको बताता हूं, आपके पास दो सीन है, दो सीन उसी प्रकार है कि भाई एक टेबल है, इस टेबल के अंदर आपका डेटा स्टोर है, ये देखिए, ठीक है। एक टेबल है जिसमें स्टोर है जहां पर रोल नंबर है और नेम है, 1 2, इसका नाम ए है, इसका बी है। एक डेटा है जो इंटरनेट पर कहीं पर भी है, जिसका रोल नंबर पता नहीं कहां है, उसका नेम कुछ अलग भी है, ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पर, आपके पास फिक्स कोई फॉर्मेट नहीं बना हुआ। अब आपको मैंने यहां पर सीन दिया कि भाई इस टेबल में से आप क्या करो, एक रोल नंबर 2 है, उसका नाम क्या है वो बताओ, तो आप फटाक से क्या करोगे, रोल नंबर के 2 पे जाओगे और पता कर लोगे कि भाई इसका नाम भी है। अब यही मैंने आपको इंटरनेट पे बोला तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि रोल नंबर तो हजारों जगह पर बिखरे हुए हैं, किसका रोल नंबर कौन सा है, या रिलेटेड डेटा हमें मिल नहीं पा रहा। तो क्या हो रहा है कि यहां पर आपको, तो देखो यहां पर क्या है कि भाई यहां पर ये 2 नंबर पे गया तो यहां पर मुझे इसका रिलेटेड डेटा मिल गया, लेकिन यहां पर इंटरनेट पे यानी जहां पर अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, तो क्या आप इजीली सर्च कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो डेटाबेस का यही एक आपको फायदा मिलता है कि भाई आपके पास यहां पर क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में डेटा होने से आप उसके ऊपर क्वेरी का मतलब क्या होता है भाई, क्वेरी का मतलब होता है रिक्वेस्ट। देखो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, ये अच्छा पॉइंट है। क्वेरी का मतलब क्या होता है भाई, क्वेरी का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर डेटा को एक्सेस करने के लिए जो रिक्वेस्ट की जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्वेरी, ध्यान रखना, ठीक है। डेटा को एक्सेस करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए जो रिक्वेस्ट की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्वेरी कहा जाता है। अच्छा पॉइंट है, ये भी याद रख लेना। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि डेटा को रिट्रीव करने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर्ड है, बना बने मतलब टेबुलर डेटा है, तो आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तीसरा क्या है, कंकरेंट एक्सेस एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि मल्टीपल यूजर के साथ, कंकरेंसी का मतलब होता है जब एक साथ कुछ लोग मिलकर काम करते हैं उसको कॉन्करेंसी बोलते हैं अपन इसमें। तो यहां पर कहा जा रहा है कि मल्टीपल यूजर एक साथ अलग अलग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे आपका डेटा है, ठीक है, मान लो कि भाई यहां पे मैंने, जैसे यहां पर यूट्यूब की बात करते हैं अपन, YouTube पे है, तो YouTube पे देखो कितने, आप सभी जैसे मान लो अभी क्लास देख रहे होंगे, तो मैंने अपना डेटा वहां पर अपलोड किया। अब उस डेटा को देखो आप एक साथ मिलकर एक साथ भी चेक करते हैं ना, तो भी आपको डेटा एक्सेस हो रहा है। तो ये डेटाबेस का क्या है, एक मतलब डेटाबेस के अंदर ये इसका एक फीचर है, इसका एडवांटेज है, जिसकी मदद से आप इस डेटा को एक साथ मल्टीपल जन एक्सेस, अगर मान लो आप घर पे कंप्यूटर यूज कर रहे हो, वो फाइल सिस्टम पे काम करता है, अब उसमें आपने देखा होगा क्या एक साथ जो है, क्या एक साथ उसमें जो है सभी लोग मिलकर क्या एक साथ डेटा मतलब कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, क्या नहीं, एक टाइम में सिर्फ एक जना या मतलब कुछ लिमिटेड यूजर उसको एक्सेस कर पाएंगे। अगला डेटा इंडिपेंडेंसी, इसका मतलब क्या है, डेटाबेस स्ट्रक्चर चेंज डू नॉट इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशंस प्रोग्राम। ये कह रहा है कि अगर डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस कर दिया तो उसका इफेक्ट एप्लीकेशन पे नहीं होगा। भाई देखो आपको पता होगा जो इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इनके हेड ऑफिस में कुछ भी चेंजेस होता है वहां पर टेबुलर जो भी स्ट्रक्चर डेटा में, तो क्या उसका इफेक्ट आपके इंस्टाग्राम में अदर में होता है कि नहीं होता है, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये डेटाबेस की कुछ फायदे आपके, इसको अगर यूज करते हो, पहला तो डेटा की इंटीग्रिटी और एक्यूरेसी बनी रहती है कंसिस्टेंसी के कारण, ठीक है। इसके अलावा डेटा को स्टोरेज, डेटा जो होता है स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर करने की वजह से फायदा ये होता है कि अपन उसको फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है कि एक साथ मल्टीपल यूजर उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये मल्टीपल कॉन्करेंसी एक्सेस हो सकता है। डेटा की डिपेंडेंसी जो है और डेटा की इंडिपेंडेंसी रहती है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो कि उस स्ट्रक्चर डेटा में कुछ चेंज किया गया तो इससे इफेक्ट एप्लीकेशन पर नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपके इसके अंदर आ जाती है। एग्जांपल भी नीचे दिया हुआ है कि एक यूनिवर्सिटी है वो MySQL का यूज करती है स्टूडेंट का, कोर्स का और फैकल्टी का डेटा मैनेज करने के लिए, ठीक है। ऐसे अपन बैंकिंग में भी यूज करती है ओरेकल का। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की, इसके बारे में बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो मेरे हिसाब से अभी यहां पर आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहां पर ये आपके दे रखा है डीबीएमएस और फाइल सिस्टम के बीच का कंपैरिजन, और मेरे हिसाब से आपको पूछ लिया जाए कि डीबीएमएस और वेरी इंपॉर्टेंट है ना, डीबीएमएस और फाइल सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंसेज है उनको कंपेयर करके दिखाओ। तो यहां पर ये ध्यान रखना आपको, पहला आता है इसका, देखो फीचर्स के वाइज देख लेना। डेटा स्टोरेज की बात करें तो फाइल सिस्टम में इंडिविजुअल फाइल जो है आपके डिस्क पर स्टोर रहती है, लेकिन यहां पर क्या होता है, जो डेटा होता है वो कहां होता है, वो टेबल, मतलब जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है, टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल मतलब जिसमें रो और कॉलम होता है। डेटा रिडंडेंसी की बात करें तो डेटा रिडंडेंसी मतलब इसके अंदर डुप्लीकेसी कितनी रहेगी, तो फाइल सिस्टम में पता मैंने आपको बताया था मल्टीपल फाइल्स में डेटा स्टोर हो सकता है, तो हाई रहती है इसमें, जबकि इसमें लो रहती है, क्योंकि कंट्रोल रहेगा। वो आपने कुछ प्रतिबंध लगा रखे होंगे ना, भाई एक नाम की फाइल बनाओगे ना टेबल, जब आप उसमें दूसरे तो एरर आ जाएगा कि भाई ये ऑलरेडी एक टेबल जो है वो एग्जिस्ट है। अगला सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें वीक एक्सेस कंट्रोल है। आपके मान लो सिस्टम है उसका मेन, अगर मान लो जो होम स्क्रीन है, अगर उसका पासवर्ड किसी को मिल गया तो वो सारी फाइल एक्सेस कर लेगा। लेकिन डीबीएमएस में क्या है, डीबीएमएस में प्रत्येक यूजर का खुद का यूजर नेम और पासवर्ड होता है, तो उस वजह से हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। फिर आता है क्वेरिंग, तो क्वेरिंग की बात करें तो इसमें मैनुअली सर्च करना पड़ता है फाइल सिस्टम में, डी ड्राइव में जाओ और फिर वहां पर फोल्डर को ओपन करो और वहां पर फाइल का नाम लिखो ना। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एसक्यूएल क्वेरी का यूज करते हो डीबीएमएस में, आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, तो वो टेबल कहीं पर भी आपके लोकेशन पे स्टोर होगी, वो डेटा आपके सामने दे देगी। आपको उसके लिए आपको अलग से उसकी लोकेशन, उसका डिस्क का स्टेट प्लेस वो पता करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आता है मल्टी यूजर एक्सेस, क्या एक साथ मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं क्या, तो फाइल सिस्टम में तो लिमिटेशन होती है, लेकिन इसमें कंकरेंट मल्टीपल यूजर सपोर्ट रहता है, मतलब कितने सारे यूजर एक साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती है किसमें, डीबीएमएस फाइल सिस्टम के अंतर्गत। अब देखो बेटा, अगली हम बात करते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में। तो रिलेशनल डेटा मॉडल का मतलब होता है कि जिसमें डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। द रिलेशनल मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा इन अ टेबल, ये देखो आ गया। तो टेबल को क्या कहा जाता है बेटा, रिलेशन कहा जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें क्या रखा जाता है, एक तो रो होती है, जिसको अभी मैं बता दूंगा, सारी चीजें याद करवा दूंगा। रो होता है और कॉलम मिलकर जो है वो क्या करते हैं, टेबल को यानी रिलेशन को बनाते हैं। टेबल कैन बी लिंक्ड यूजिंग की, टेबल को आपस में लिंक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए अपन यहां पर की का यूज करते हैं, और वो कौन सी है, वो है फॉरेन की। अभी मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा इसको। तो की प्रॉपर्टीज की बात करें सबसे पहले आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, अब ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, यहां से पिछली बार आपके सवाल ऑलरेडी आ चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। ये पीवाई क्यूज रख रहा हूं मैं यहां पर, क्यों ये पिछली बार आए थे। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो रिलेशनल मॉडल की बात चल रही है, तो रिलेशनल मॉडल के अंतर्गत पहला की आता है, वो मतलब पहला पॉइंट आता है, वो आता है आपका क्या, एट्रीब्यूट या कॉलम। तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, एक टेबल है, इस टेबल में अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं डायरेक्टली आपको पढ़ा देता हूं ताकि आपको थ्योरी पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो एक टेबल है, इस टेबल के अंतर्गत अगर अपन बात करूं, ये टेबल है, तो इस टेबल को क्या कहा जाता है, इस टेबल को कहा जाता है रिलेशन। क्या कहा जाता है, इसको रिलेशन कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहां पर यह टेबल किससे मिलकर बनी है, कॉलम और रो से। तो कॉलम को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, कॉलम को एट्रीब्यूट या फील्ड कहते हैं, ध्यान रखना, ये पॉइंट अच्छा है, लिख लेना अपने पास में। कॉलम को एट्रीब्यूट या फील्ड कहते हैं। इसी प्रकार से रो आती है, तो रो को क्या कहते हैं बेटा, तो रो को ध्यान रखना क्या कहते हैं, रो को कहते हैं अपन यहां पर टपल। ये सवाल आया था टपल वाला, टपल या रिकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। अब देखो आप अगर यहां पर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपके पास में कुछ डेटा है, क्या है, डेटा है। ये देखिए, ये आपके पास डेटा स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है और कोर्स है। तो पर्टिकुलर टाइम पर आपके पास जो भी यहां पर टेबल में उपस्थित जो डेटा होता है ना, उस डेटा को क्या कहा जाता है, जो डेटा है उसको कहा जाता है इंस्टांस। इसके अलावा स्नैपशॉट कहते हैं, इसके अलावा रिकॉर्ड सेट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड सेट भी कहा जाता है, ध्यान रखना ये। तो ये आपको समझ में आ गया। यहां पर जो डेटा इसके अंदर मौजूद है, इस डेटा को क्या कहेंगे, इंस्टांस कह सकते हैं, स्नैपशॉट कह सकते हैं, या अपन इसको रिकॉर्ड सेट के नाम से भी जान सकते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखो ये नीचे दे रखे, देखो डेफिनेशंस। तो इसमें जो रो होती है, मतलब जो कॉलम एट्रीब्यूट होता है, वो क्या होता है, एट्रीब्यूट आर द कॉलम, ये आ गया, एट्रीब्यूट आर द कॉलम इन अ टेबल दैट डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस। तो यहां पर बात की जा रही है कि जो ये यहां पर आपका एट्रीब्यूट होता है, वो क्या बताता है, एट्रीब्यूट बताता है कि उसमें किस प्रकार की वैल्यू जो है स्टोर की गई है, ठीक है। ईच एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी स्टोर इन अ टेबल। टेबल के अंदर जो भी यहां पर डेटा स्टोर की गई उसके कैरेक्टरिस्टिक या जो एंटिटी होती है उसके बारे में जानकारी आपको यहां पर क्या करती है, प्रोवाइड करती है। एंटिटी मतलब जो टेबल है आपकी।
इसके अलावा यहाँ पर अगर अपन बात करें दूसरा आता है टपल। टपल का मतलब क्या होता है, जिसको रो या यहाँ पर रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये देखो, ए टपल रिप्रेजेंट अ सिंगल रिकॉर्ड या रो, ठीक है। अब इसको टपल भी कहते हैं, तो तीन तीन नाम याद रखना है आपको। ईच रो कंटेन स्पेसिफिक वैल्यू फॉर अ एट्रीब्यूट, तो ईच जो प्रत्येक जो यहाँ पर रो है वो यहाँ पर क्या करती है, उसके रिलेटेड यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, जैसे नीचे अभी हमने ऊपर से पढ़ा ही था, ठीक है, अमन, रवि और प्रिया के बारे में। इसी प्रकार से फिर आता है डोमेन। अच्छी पॉइंट यहाँ पर आ चुका है ये डोमेन। डोमेन क्या होता है, ए डोमेन इज द सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज। डोमेन क्या होती है, एक सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज होती है दैट एट्रीब्यूट कैन टेक, जिसको एट्रीब्यूट क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ईच एट्रीब्यूट इन अ टेबल हैज अ डोमेन दैट रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा। तो यहां पर अपन मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि ये कि उसका क्या बताता है भाई, डेटा टाइप के बारे में जानकारी देता है। तो डोमेन की परिभाषा क्या होती है, डोमेन एक सेट ऑफ डोमेन एक सेट होता है जो ये डिफाइन करता है कि किसी एट्रीब्यूट में कौन सा डेटा अलाउड है। डोमेन में, डोमेन के अंतर्गत यह बताया जाता है कि एट्रीब्यूट में किस प्रकार का, यह बताता है कि डोमेन में कौन सा टाइप का डेटा स्टोर्ड है। ओके, तो ये चीज आपको कौन बताता है, वो बताता है आपका डोमेन। जैसे यहां पर अगर आप बात करोगे तो मैंने स्टूडेंट आईडी जो यहां पर ले रखी है, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं अपन अगला इसी का ही। तो एग्जांपल की अगर अपन बात करते हैं, एग्जांपल के अंतर्गत हमारे पास में देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, हमारे पास में सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट आईडी है। इस स्टूडेंट आईडी के अंदर मैंने क्या कर रखा है, स्टूडेंट आईडी के अंदर जो डेटा है वो पॉजिटिव इंटीजर है भाई, 101, 102, 103 जो भी। डोमेन अगर बात करें एज की, तो एज के अंतर्गत जो है वो आपके होल नंबर से स्टोर किए गए, 18 से लेकर 25 तक जो भी आपने स्टोर की थी ऊपर एज। इसी प्रकार से कोर्स की बात करें तो इसमें सेट ऑफ प्री डिफाइंड कोर्स नेम है वो आपके स्टोर कर रखे हैं, बीटेक, बीसीए, एमएससी, ठीक है, तो वो सारे इसके अंदर स्टोर है। अब आता है डिग्री। इस डिग्री को यहां पर अगर आप बात करोगे तो कुछ जो बड़ी बुक्स है उसके अंदर एरिटी भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो डिग्री क्या होता है, अ डिग्री ऑफ ए टेबल रेफर टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन द टेबल, यानी एक टेबल में उपस्थित है। देखो ये दोनों चीजें लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो यहां पर आपके टोटल नंबर ऑफ जो एट्रीब्यूट यानी एक टेबल में उपस्थित कुल कॉलम्स की संख्या को क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिग्री। इसी प्रकार से यहां पर आप देखोगे तो देखो हमारे पास में ऊपर टेबल थी, तो उस टेबल में 4 कॉलम थे, तो 4 क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। तो द डिग्री ऑफ ए टेबल इज 4, क्योंकि इसमें 4 कॉलम थे तो 4 डिग्री होगी इसकी। इसी प्रकार से कार्डिनलिटी की बात करो तो वो क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ रोज, ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। क्या कहेंगे इसको, कार्डिनलिटी कहेंगे, ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ जो रो होती है उसको अपन यहाँ पर कार्डिनलिटी के नाम से जानते हैं, किसके अंतर्गत, डीबीएमएस के अंदर, याद रखना। तो यहां पर हमारे पास में कितनी कार्डिनलिटी भाई, तो देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, देयर आर 3 रोज, ठीक है, थ्री रोज टपल इन द टेबल सो दैट द कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल इज 3। कितनी है भाई, देखो 1, 2 और 3, ये तीनों क्या है भाई, आपकी कार्डिनलिटी है। क्या है भाई, ये आपके तीनों जो है वो आपकी क्या है, कार्डिनलिटी है, याद रख लेना। तो इस प्रकार से आप इनको भी समझ सकते हैं कि कार्डिनलिटी क्या होती है और ये यहां पर ऊपर क्या होता है। बाकी नीचे आपकी इन टेबल को समराइज किया हुआ है, कॉलम, ठीक है, यहां पर कंसेप्ट दे रखा है जिसमें यहाँ पर एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट को यहां पर क्या कहा जाता है, कॉलम। ये क्या बताता है, जिस प्रकार का मतलब टेबल के अंदर जो डेटा है उसकी फील्ड को डिफाइन करता है, ठीक है। इसी प्रकार से टपल या रो जो होती है वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करते हैं रिकॉर्ड को, इसको टपल या रिकॉर्ड भी कहते हैं। डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ अलाउड वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट, ठीक है, ये यहाँ पर डोमेन बताता है कि उस फील्ड में किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर किया गया है। डिग्री जो होती है वो बताती है टोटल नंबर ऑफ
एट्रीब्यूट, और कार्डिनलिटी जो होती है वो बताती है नंबर ऑफ टपल्स या रिकॉर्ड। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और याद करवाई थी, क्या कि उसके अंदर टेबल में उपस्थित जो डेटा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको अपन यहाँ पर जो है इंस्टांस, ठीक है, रिकॉर्ड सेट कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अपन जो है उसके स्नैपशॉट के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है उसके बारे में, ठीक है। अब एक यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं अपन टेबल का, जिसमें 101, 102 और 103 का डेटा है। जॉन डोई, जॉन स्मिथ, ठीक है, अली खान, और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, गार्जियंस नेम है, और यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट नंबर इसके अंदर हमने लिख रखे हैं। इनके ऊपर हम यहाँ पर जो है अब कुछ यहाँ पर अच्छा अलग अलग जो है कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे आपके काम आने वाला है। ओके भाई, तो ये यहां पर आपके जो है कंसेप्ट आता है किसको लेकर, इसको कंसेप्ट को लेकर। तो यहां पर ये कीज की बात करते हैं, जिसका आपको मैं अगला जो चैप्टर होगा एसक्यूएल उसका पूरा इन डेप्थ आपको पूरा करवाने वाला हूं। अभी के लिए यहां पर याद रखिए की क्या होता है। की जो होता है वो एंश्योर करता है डेटा की यूनिकनेस एंड स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, और टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको भी स्टेब्लिश करते हैं, ध्यान रखना। ये इसके अंदर मेनली 4 है, बाकी बहुत सारी कीज है, उनको मैं सभी की सभी आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी क्लियर करवाने वाला हूं। अभी के लिए आप ये समझिए कि मुझे यहां पर देखो, यहां पर एक नेम है एलेक्स, ठीक है, मारिया है और राज है। इसी प्रकार से क्लास है 12th 11 12th है। अगर मुझे यहां पर बात करूं गार्जियंस की, तो ये यहां पर आपके जो है इसके अंदर लिखी हुई है। अब आप ये समझिए कि एक टेबल है, उस टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड है। मान लीजिए मेरे पास में एक टेबल है जिसके अंदर यहां पर एक रिकॉर्ड है कुछ, ठीक है। यहां पर मान लो कि एक नेम है, ये यहां पर एक मान लो कि नेम है, ये क्लास है, और यहां पर अपन मान करते हैं ये हम रखते हैं रोल नंबर का, ये रखते हैं नेम का, और ये रखते हैं सिटी का। ये सिटी एक्स वाई और वाई से है, ये ए बी और बी है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपन या ए बी ए कर देते हैं, रोल नंबर 101 है, 102 है और 103 है। इस टेबल के बेस पर अगर देखा जाए तो इस टेबल के अंदर अगर मैंने कहा कि भाई आप इसको यहां पर इस ए को और इस ए को अलग अलग पहचान सकते हैं क्या, अगर आपके पास रोल नंबर वाला कॉलम नहीं है और इन दोनों के बेस पर हो, तो क्या आप इनको अलग से पहचान सकते हैं क्या, नहीं पहचान सकते हैं। यानी आपको पता ही नहीं होगा कि ये वाला ए कौन सा है, ये वाला ए कौन सा है। अब अगर आपको मैं कहा जाऊं कि इनके रोल नंबर के हिसाब से देखो दोनों ए को आप पहचान सकते हो, तो आप बता सकते हो बिल्कुल कि सर ये वाला जो ए है उसका रोल नंबर ये है, और ये वाला जो रोल नंबर है उसका ये है। अब अगर मैं बात करूं ये सिटी दो अलग अलग, मतलब एक सेम सिटी से दो जने आ रहे हैं, इन दोनों को अलग से पहचानो, तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, आप इस की का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होगा, यानी एक टेबल में उपस्थित ऐसा फील्ड या एट्रीब्यूट जो उस टेबल के बाकी सब डेटा को अलग से यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, की कहा जाता है। बाकी इस की के ऊपर पूरा का पूरा इन डेप्थ में डिस्क्रिप्शन आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर एसक्यूएल के अंतर्गत देने वाला हूं, और बहुत ही शानदार मजा आने वाला है, इसलिए आप उस नेक्स्ट चैप्टर को मिस मत कीजिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आपको क्या करना है, आप सभी को पता होगा, आपके पास पीडीएफ आ चुकी है, ठीक है, या आपने अब तक नहीं लिया तो प्रत्येक पीडीएफ में लास्ट में मैंने एक पेज ऐड किया हुआ है। तो इस पेज में हमारी जो यहाँ पर इस पेज में यहाँ पर जो हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, इनको क्लिक करके आप प्लीज हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम आपकी बदौलत, आपके सपोर्ट की बदौलत जो है आगे जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है यहाँ पर अपने इस अच्छे कंटेंट को पहुंचा सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट भी नीचे जरूर लिखिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ, धन्यवाद।